हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग को यहाँ पे डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का मार्क्समैन का एक सेट स्टार्ट किया गया है। इसमें आपका 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसमें आपको पता ही होगा 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है इस बुक में। तो अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं आप सभी लोग को 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे तो आप सभी लोग कमेंट कर ही रहे हैं कि सर 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कीजिए ताकि ये जो बुक है जल्दी खत्म हो जाए। आप सभी लोग का बात सही है, मैं कोशिश करूंगा 2 सेट प्रोवाइड कराने का, लेकिन आप सभी लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं आप सभी लोग को पता ही होगा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप सभी लोग को पता है कि 25 मिनट का आपको वीडियो मिल जाता है, आप सभी लोग आराम से देख लेते हैं। लेकिन वीडियो बनाने में करेक्ट करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, तभी आपको यहाँ पे वीडियो मिलता है। तो सबसे पहले आज सभी लोग जान लीजिए कि आपका सेट नंबर 3 है। इसमें आपका टॉपिक किया दिया है, इसको पढ़ लीजिए एक बार ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो पाए। शैव, भागवत एवं अन्य धर्म और 6ठी शती ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, यामोत्तर काल पर आधारित आपका ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अब आप सभी लोग से बात करेंगे कि अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि डेली 2 वीडियो आए तो आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए। हर एक वीडियो में कम से कम 1000 लाइक कम से कम पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे मिल करके तो कैसे क्या होगा, आप ही लोग बताइए। कम से कम इस वीडियो का टारगेट 1000 लाइक, अगर आप 1000 लाइक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैं डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना जल्दी आप सभी लोग 1000 लाइक पूरा करते हैं। पूरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, बताइए। पूरी में रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो सभी को पता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, बताइए। तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा, अवंतिका। क्या हो जाएगा, अवंतिका। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, उदयन। क्या हो जाएगा, उदयन आपका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे सभी लोग, 5वें का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उदयन। क्या हो जाएगा, उदयन सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 7वें पर, देखता है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, उज्जैन से। कहाँ से, उज्जैन से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ये आपका हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग 100 में से कितना प्रश्न अभी तक कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी योधे। क्या हो जाएगा, योधे। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवी। क्या हो जाएगा, लिच्छवी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से थी। कहाँ से थी, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली। आप सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। याद रखेंगे सभी लोग, अंगुत्तर निकाय आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ में। महाभारत के अनुसार, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यही छत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी कहाँ पर थी। सुक्तिमती राजधानी थी कहाँ की, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, चेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेदी की। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अशक। क्या हो जाएगा, अशक हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी, बताइए। मगध की जो राजधानी थी सभी को पता ही होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरिव्रज या फिर राजगिरी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अर्ध चंद्राकार हो जाएगा, अर्ध चंद्राकार। एक एक प्रश्न को सभी को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सभी लोग स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो इसका आंसर आपका अजातशत्रु हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनानी आक्रमण से संबंधित है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नंद। क्या हो जाएगा? नंद आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बताइए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो 24 का सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह आपका पूछा गया, कौन सा है? तो 25 का सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, विशाखादत्त। क्या हो जाएगा? विशाखादत्त आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो 26 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सैंडोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? आंसर याद रखेंगे सभी लोग, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्टिन। क्या हो जाएगा? जस्टिन। अगला प्रश्न है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कहाँ के? कौटिल्य प्रधानमंत्री कहाँ के थे? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। कहाँ का? चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य जो थे वो अपने बचपन के नाम से विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य और एक नाम उनका था ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। बताइए कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताइएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ। याद रखेंगे सभी लोग, राजनीतिक नीतियाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? 32 का सही आंसर देखा है तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। याद रखेंगे सभी लोग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था कहाँ? बना था किसका? तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी का। कहाँ का? सॉरी किसका? तो लकड़ी का। अगला प्रश्न है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त हो जाएगा, बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।
अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका 38 का, एक सेकेंड 38 है ना, हाँ 38 का सी हो जाएगा। आगे आते हैं, कहते हैं गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, यह प्रमाणित होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया, जो नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना किया है? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था। तो आंसर आपका 42 का सी हो जाएगा, श्रीलंका। याद रखेंगे, श्रीलंका हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, देव नाम प्रिय की उपाधि। ऑप्शन आपका यहाँ पे 43 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रज्जुक थे, बताइए रज्जुक कौन थे? तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपका रज्जुक जो था वो आपका मौर्य शासन में अधिकारी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह जो था वो किसे कहते थे? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यापारियों के काफिले को, व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो आपका 47 का बी हो जाएगा, अशोक ने। क्या हो जाएगा? अशोक ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, सांची का स्तूप। कहाँ पर स्थित है कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं किसको पता है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप था किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पूछा गया है। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाहबाजगढ़ी। याद रखिएगा, शाहबाजगढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्भव, यानी क्या लिखा है, उद्भव वाचन किस पर उत्कीर्ण यानी उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए आपका यहाँ पे पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। याद रखेंगे, 55 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुराधापुर। याद रखेंगे, अनुराधापुर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका आंसर आपका खरोष्टी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है 58 नंबर कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो आपका पूछा गया है। तो 58 का सही आंसर देखा जाए तो आपका बताइए क्या होगा? तो आपका प्रियदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है?
अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही आंसर 59 का देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, मास्की। याद रखेंगे, मास्की हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? अशोक नाम उल्लिखित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। याद रखेंगे, मास्की का लघु शिलालेख हो जाएगा। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। क्या हो जाएगा? बुद्ध के जन्म से। अगला प्रश्न है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 62 का देखा जाए तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य या फिर सम्राट बताया था, मगध का सम्राट बताया था। तो इसका आंसर देखा है तो आपका 63 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है, बताइए, कालसी प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण। याद रखेंगे, अशोक के शिलालेख के कारण। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक की शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालसी। याद रखेंगे सभी लोग, कालसी सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, शिलालेख। आप याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कहता है, इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा बताइएगा? तो आपका सातवाहन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो कहाँ का शासक था? बताइए, वो कहाँ का शासक था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, मिस्र का। याद रखेंगे सभी लोग, मिस्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों से सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे सभी लोग, चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी, 7। क्या हो जाएगा? 7। अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो आपका पूछा गया है। तो 74 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इंडिका। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 75 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? बताइए, आंसर क्या होगा? तो 75 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। याद रखेंगे, बी आपका उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर आपका 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिका। देखिए, एक ही प्रश्न कई प्रकार से बदल के पूछा जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ, रिवीजन कीजिए ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो पाए। भाग एवं बलि थे। आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। याद रखेंगे, राजस्व के स्रोत आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो 78 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सीताध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो 79 का सही आंसर देखा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी समाहर्ता। याद रखेंगे, समाहर्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोतवाध्यक्ष। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था। तो शिक्षा का सर्वाधिक पूछा गया है, तो 81 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तक्षशिला। क्या हो जाएगा, तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। आंसर 82 का देखा है तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मौर्यों ने। क्या हो जाएगा, मौर्यों ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के, याद रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास, माफ कीजिएगा, फिर से एक बार देखते हैं कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन समझिए फिर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति। क्या हो जाएगा, मनुस्मृति। अंतिम मौर्य सम्राट था, बताइएगा, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो सही आंसर आपका वृहद्रथ हो जाएगा, ऑप्शन आपका 85 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, मिलिंद हो जाएगा, याद रखेंगे, मिलिंद। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो आपका पूछा गया है। तो 87 का सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो 88 का ऑप्शन आपका देखा है तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था। तो तांबे का सिक्का पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुषाण। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो इसका आंसर आपका 90 का देखा जाए तो आपका कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो आपका 91 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है 92 कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। सोने का सिक्का पूछा गया है, तो 92 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विम कटफिसेस हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कहता है कि योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्तिकेय। क्या हो जाएगा, कार्तिकेय। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ है। तो आंसर आपका 94 का देखा है तो आपका 78 एडी, याद रखेंगे, 78 एडी हो जाएगा। शक सनवत कब प्रारंभ हुआ था। तो शक सनवत सभी को पता है, कन्फ्यूजन ना होइएगा, नीचे जो आपका दिया गया है आप नीचे दोनों छोड़ के आप 78 मारिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों का है। तो 96 का ऑप्शन आपका 135 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97 का 72 दिया गया है, जो कि 57। चलिए इसको कन्फ्यूजन में छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए इसमें आंसर गलत दिया है, विक्रम एक सेकेंड, कौन सा था क्वेश्चन, ये वाला था ना। हाँ देखिए विक्रम संवत जो था ये आपका 57 ईसा पूर्व हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर क्या दिया है 97 का देखा जाए तो क्या दिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इसमें गलत दिया था। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। अश्वघोष जो था वो किसका समकालीन था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, कनिष्क का, याद रखेंगे, कनिष्क का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कनिष्क का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो 99 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं पाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विशाखादत्त। फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, आपका टारगेट याद होना चाहिए, 1000 लाइक वीडियो का है टारगेट। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी मैं डेली बेस पे 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।